हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है और आप सब लोगों का रिस्पांस आ रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो लोग भी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब अगली सीरीज़ में हम आज फिर से वही कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आए हैं, जो कि मैं बता दूं, इस बुक में जो है आई दृष्टि करके घटना चक्र की एक बुक है। ये 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2025 से 21 जून 2026 तक का इसमें अपडेटेड घटनाएं दे रखी हैं। जो अपडेटेड है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इसको मेरा उद्देश्य जो पढ़ाने का है, मतलब आप सबके बीच में आने का ये उद्देश्य था। कोई हमारा मतलब फेमस और ये सब होने का कोई उद्देश्य नहीं है। यही है कि हम सब लोग अपना अपना कोई टॉपिक को लेकर अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं, तो इसको मतलब आप तक जो चीज़ें कैसे पढ़नी है एज ए स्टूडेंट, हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि अब जो बात यहाँ पे हम जो मैं लेके आया हूँ, ये कम से कम 2 बार पढ़ना होता है, 2 से 3 बार पढ़ना होता है। ये पहले भी कभी पढ़ रखा है। तो ये इसमें से ये पूरा आर्टिकल्स लगभग 2 पेज का है। तो इस 2 पेज में से हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरा पढ़ना बहुत टफ होता है अपने लिए एज एन, और ख़ास करके न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो एज ए स्टूडेंट्स हमें ये देखना होता है कि मतलब क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम को फॉलो करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, फिर करंट के कहाँ से है। तो ये चीज़ें मैंने देखी, तो फिर करंट का मैंने, क्योंकि बिकॉज स्टार्टिंग से मैंने करंट को लेकर मैंने पढ़ाई करी, तो मेरे करंट को लेकर मेरा टॉपिक बढ़िया है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं करंट पे लेकर बात करते हैं। तो अभी ये वीडियो आपको करंट को लेकर आ रही है। अगर करंट अफेयर्स में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको, आर्टिकल्स को पढ़ेंगे हम लोग, और उसमें फिर हमें एज ए स्टूडेंट मुझे क्या पढ़ना है या एज ए स्टूडेंट मुझे क्या याद रखना है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में। और इसका एक ही उद्देश्य है, आप सुन सकते हैं, अगर आप लिखना ना चाहें तो केवल आप सुन लिया करो। और अगर आप इतना कर लेंगे, आप याद नए हैं तो आप इतना कर लो कि जो जो मैं कहूँगा ये याद करने की चीज़ है, और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो 4 से 5 चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अगर आप कागज़ पेन लेकर लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो आइए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है कि सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार। हमारा एक आर्टिकल है सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, ऐसे ही सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार। ये पॉलिटी से इसमें काफ़ी टॉपिक मिलेंगे। पॉलिटी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है, इसमें हाई कोर्ट्स है, इसमें मेडिकल टर्म्स आएंगी। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज इसमें। तो हरीश राणा मामले में उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, ये आर्टिकल है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर इस पर क्रम वाइज पढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाला निर्णय है, जो जीवन के अधिकार, गरिमा के अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, चिकित्सकीय उपचार की सीमा और रोगी के सर्वोत्तम हित, सम्मान पूर्वक मृत्यु के अधिकार जैसे अत्यंत संवेदनशील प्रश्न से संबंधित है। ये मामला हरीश राणा बनाम भारत संघ एवं अन्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था, और जो न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति JB परदीवाला ने मुख्य निर्णय लिखा और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने सहमतिपूर्ण राय दी। इसमें क्या है कि हरीश राणा का मामला भारत के न्यायालय द्वारा स्वीकृत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का पहला उदाहरण है। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि जो मामला हरीश राणा मामला है, ये न्यायालय द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का पहला उदाहरण है। मतलब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है इसमें। हरीश राणा को 24 मार्च 2026 को दिल्ली एम्स स्थित अस्पताल, मतलब हरीश राणा की जो 24 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई थी, 11 मार्च को कोर्ट ने वो फैसला सुनाया था, और 24 मार्च को फिर उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु मतलब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार आर्टिकल 19 के ऊपर बात करी थी। तो अभी आर्टिकल 19 पे आएगा, उस पर और डिस्कस करेंगे। तो उनको, और फिर उनकी 24 मार्च को मृत्यु हो गई थी। तो ये अस्पताल से ये जीवन रक्षक चिकित्सा हटाए जाने के बाद हुआ था। तो इसके बारे में हमें क्या याद रखनी है और क्या क्या चीज़ें और हमें इम्पोर्टेंट रखनी है। पहला तो यही याद रखना है कि हरीश राणा की जो केस था, इसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की पहला आदेश था, जिसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पहला मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दी है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु आदमी का मानव अधिकार है और उसको अस्वीकार किया है, और पहले व्यक्ति को ये मिली है।
इसके बाद हरीश राणा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसके बारे में देखते हैं कि 13 वर्ष पहले उनके साथ में ऐसी एक घटनाएं घटित हुई थी जिसमें वे उनके पास ना तो चेतना थी, ना ही संवाद करने की क्षमता थी, ना ही अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करने में वो समर्थ थे। तो वो फिर कैसे जी रहे थे, क्या थी, तो वो चिकित्सकीय साहित्य, पोषण और जल योजन मतलब क्लिनिकल असिस्टेड न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के मतलब उससे बेसिस पर जीवित थे। मामले के पृष्ठभूमि के अनुसार हरीश राणा 20 वर्ष की आयु में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बीटेक के स्टूडेंट थे। अगस्त 2013 में उनको एक पेइंग गेस्ट मतलब पीजी में रह रहे थे वो, और पीजी के 4th फ्लोर से गिर के उनके साथ में ये दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में क्या हुआ था, ये हुआ था इनका डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हुई थी इनके माइंड में, एक मस्तिष्क में होती है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का अगर ये होने से व्यक्ति की ना जो मतलब उसके पास चेतना खत्म हो जाती है, उसकी संवाद की क्षमता खत्म हो जाती है, और उसकी अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करने की जो सामर्थ्य होती है वो खत्म हो जाती है इसके बाद। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद उनको चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। फिर उनके लिए मतलब जैसे उन्हें दिक्कत होती थी ना, तो फिर उन्हें मतलब से दौरे आए थे, उन्हें निमोनिया, वेट सोर जैसी समस्याएं होने लगी। फिर उनको क्या हुआ कि पीईजी ट्यूब करके मतलब उन्हें खाना दिया जाता था, नाक से भोजन दिया जाता, ट्यूब लगा के नाक के द्वारा नली डाल के। फिर जब वो समस्या ज़्यादा हो गई, अब वो व्यक्ति जब इस पोजीशन में हो गया था, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हो गई थी, तो फिर उन्हें लोगों को पता चला कि ये टाइम लगेगा, तो उन्होंने पीईजी ट्यूब करके एक ट्यूब लगाई जाती है, वो व्यक्ति के गले के पास में ऑपरेशन करके एक नली लगा दी जाती है, मतलब नाक से हटा के वो गले के पास में नीचे गर्दन के नीचे मतलब वहाँ पे एक छेद करके वो नली लगा दी जाती है। तो उस पर वो जब से रह रहे थे मतलब पीजीआई चंडीगढ़ में ही कर दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने लोगों ने क्या किया, जब लोग मतलब डॉक्टर्स ने कह दिया ना कि अब तो मामला सही नहीं है, तो फिर न्यायालय के समक्ष लोक चिकित्सीय दस्तावेज से ये सिद्ध हुआ कि हरीश राणा अपने आसपास की दुनिया के प्रति कोई जागरूकता नहीं रखती है। मतलब जब डॉक्टर्स ने उनके बारे में मना कर दिया कि अब इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वे ना भूख व्यक्त कर सकते थे ना दर्द, जब उनके पास कोई चेतना ही नहीं है तो वो कैसे व्यक्त करेंगे। फिर ये मामला गया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉमन कॉज निर्णय में निर्धारित किया कि मतलब चिकित्सक बोर्ड के मतलब प्रश्न की राय ली जाए कि क्या पीईजी ट्यूब है उसके माध्यम से दिया जा रहा ये पोषण और जल योजन है वो हटाया जा सकता है या नहीं। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि मतलब उन्होंने याचिका खारिज कर दी कि मशीनरी के बेस पर नहीं रह रहा है जो व्यक्ति है, वो मशीन तो उसका कोई चिकित्सकीय सिस्टम तो है नहीं, खाली जो ट्यूब दी जा रही है, जो ट्यूब से पीईजी ट्यूब है उसके आधार पर भोजन दिया जा रहा है। तो भोजन है, पानी है, जो भी उसकी मेडिसिन वगैरह हैं वो दी जा रही हैं। तो क्या ये किसमें उनकी ये मतलब ये चल रही थी कि चिकित्सकीय दस्तावेज है या नहीं है, इसके अंदर लाने को कहा गया। तो उसने जो राय मतलब उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी, क्योंकि वो व्यक्ति अब तो ना कुछ बोल रहा है, एक ऐसा मान लो जीवित शरीर खाली केवल बॉडी है, वो जीवित सांस ले रही है, ये सिस्टम था। तो लोगों ने कहा था इससे अच्छा तो इनकी मृत्यु हो जाए तो बेटर रहेगा। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, दिल्ली मतलब सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया फिर, और क्योंकि जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने मना किया तो इन्होंने नवंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में गए। और दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि ये व्यवस्था याचिकाकर्ता कि मतलब उन्होंने ये कहा था कि घर से देखभाल पर शामिल थी और ये सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने क्या किया कि ये स्वतंत्रता भी दी गई कि आप आवश्यकता पड़ेगी ना तो हम मेडिकल बोर्ड की स्थापना कर देंगे, और व्यक्ति को और कोई दिक्कत होगी तो तुम दोबारा से हमारे कोर्ट में आ जाना। ये सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने 2 प्रार्थनाएं थी कि पहला तो एक मेडिकल बोर्ड, प्राथमिक मेडिकल बोर्ड की मतलब स्थापना की, और दूसरा फिर वो पीजीयू के माध्यम से चिकित्सकीय साहित्य, पोषण और जल योजन है जो चिकित्सकीय उपचार घोषित किया जाए। अब वो कह रहा है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो पीईजी ट्यूब से दिया जा रहा है भोजन, वो मेडिकल ट्रीटमेंट घोषित किया जाए केवल, क्योंकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब ये होता है, आपको ये बता दूं कि व्यक्ति अपने दम पर जीवित नहीं रह पा रहा है, वो उसके लिए किसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, किसी मेडिकल सिस्टम मतलब वो बैठा है, जीवन रक्षा प्रणाली की ज़रूरत पड़ रही है, वो अपने खुद के दम पर नहीं भी जीवित रह रहा है। तो उसको उन्होंने क्या कि जो पीईजी ट्यूब लगी हुई है उसके हरीश राणा के उनके उसमें, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या करना है आपको, इनके लिए उन्होंने चिकित्सकीय उपचार घोषित कर दियो, क्योंकि ये क्या है, ये मतलब मेडिकल हेल्प है, या फिर जो इसको बोल सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो चिकित्सकीय उपचार के लिए सबसे बेस्ट वो होगा। वो ये कह रहे थे कि जो प्राइमरी चिकित्सा बोर्ड हुआ था या प्राइमरी
मेडिकल का बोर्ड गठन हुआ था, उसने यही कहा था कि जो हरीश राणा के जिनके जो पीईजी ट्यूब लगी हुई है इसको मेडिकल ट्रीटमेंट घोषित कर दिया जाए। तो पहले बोर्ड ने तो कर दिया, फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा बोर्ड का गठन किया था, वो भी एम्स दिल्ली की टीम ने करा था। तो उसने भी इस मामले में यही कहा था कि हाँ, ये जो हरीश राणा के लिए पीईजी ट्यूब जा रहा है ये मेडिकल क्या कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट है। मतलब अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ना दिया जाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर उसके साथ खाना पानी और जो भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मतलब जो भी मेडिसिन आ रही हैं अगर वो नहीं दी जाएंगी इसके द्वारा तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जब दोनों बोर्डों ने फर्स्ट प्राइमरी बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड किसी के लिए भी एक इच्छा मृत्यु के लिए होता है, और भी हमारे यहाँ केस हुए हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर कोई जैसे वो उस आईसीयू में भर्ती है और वो केवल ऑक्सीजन से या फिर इन सब चीज़ों से जीवित रह रहा है, पता चला कि ऑक्सीजन हटाती हुए व्यक्ति मर जाएगा, तो वो भी क्या है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे जीवित है, उसकी जीवन रक्षा प्रणाली पे है। अगर वो ऐसे व्यक्तियों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, दो प्रकार की मृत्यु का अधिकार होता है, एक सक्रिय एक निष्क्रिय। तो भारत में जो है वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार है, सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार अभी तक नहीं दिया है। तो हमारे यहाँ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हरीश राणा दूसरा केस था। इससे पहले बम्बई में एक नर्स थी, उनका केस आया था जो 2008 में उन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया था। अब ये दोबारा से 2026 में हरीश राणा जी को मिला है। तो आपको ये समझ में आ गई कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है। मतलब जो व्यक्ति मेडिकल सपोर्ट पर जीवन रक्षा प्रणाली के माध्यम से लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम के द्वारा जीवित रह रहा है, उसके लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई जाएगा और मुझे कहेगा मैं तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से मरना चाहता हूँ, भूखा रह के मरना चाहता हूँ, तो ये सब किसी को नहीं मिलेंगे। वो निष्क्रिय नहीं, वो सक्रिय है। तो ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु था, तो उनको ये चीज़ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया दोनों चिकित्सा बोर्ड के बाद। फिर क्या होता है कि अब आती है इसमें पॉलिटी आर्टिकल 21 जो होता है, अनुच्छेद 21 कहता है, वो कहता है कि इसका ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। दोबारा से पढ़िए, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ये आया था आर्टिकल 21 में। अब आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स हैं। अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ोगे तो इसमें करीब लगभग 35 अधिकार दिए गए हैं, और सब इसको बोलते हैं जीवन का अधिकार। बहुत शॉर्टकट में अगर कभी एग्जाम्स में आएंगे तो जीवन का अधिकार के नाम से इसको एक आते हैं। बाकी बहुत सारे अधिकार हैं, सोने का अधिकार है, बाबा रामदेव केस, बाहर घूमने का अधिकार है, मेनका गांधी केस, उसके बाद शुद्ध हवा का अधिकार है, और शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, आवास का अधिकार है। ये सारे अधिकार दे रखे हैं, लगभग 35 के लगभग अधिकार हैं आज के अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन का अधिकार, और एक और है अनुच्छेद 21A जिसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। तो इसमें ये दे रखा है, इसमें और आगे क्या दे रखा है कि विकसित संवैधानिक न्याय शास्त्र के आधार पर कॉमन कॉज 2018 में कहा गया है कि सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये अनुच्छेद 21 का अंग है। ये भी आ सकता है कि सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 में ये चीज़ आई थी। उसके बाद अब आते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की समिति के बारे में। क्या बताते हैं कि ये अग्रिम चिकित्सकीय निर्देश, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, जिसे सामान्य भाषा में लिविंग विल के नाम पे कहा जाता है, कि वैधता भी स्वीकार किया गया था। तीसरी बात, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात थी कि ये वह प्रक्रियात्मक ढांचा प्रोसीजरल फ्रेमवर्क था जो कॉमन कॉज दिशा निर्देश को निर्धारित किया गया। इसके अनुसार जब किसी रोगी के संबंध में ये प्रश्न उठे कि जीवन रक्षा उपचार को जारी रखा जाए या नहीं, तो सबसे पहला प्राइमरी चिकित्सा बोर्ड, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, फिर दूसरा मेडिकल बोर्ड, ये 2 बोर्ड बनते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर होगा, उसमें जज की टीम होगी, 5 लोगों की टीम बनाई जाती है इसमें। तो वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति को, पहला वो कहेगा कि उसका जीवन रक्षा उपचार जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए। दूसरा, फिर दूसरे वाले से भी यही बात पूछी जाएगी। यदि इन दोनों बोर्डों की राय एकमत हो और उपचार को हटाने या रोकने की अनुशंसा हो, तो प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो इनमें क्या हुआ कि ये लोग 24 नवंबर को गए थे, फिर 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी चिकित्सा बोर्ड गठित किया, फिर उसने अपनी रिपोर्ट दे दी प्राइमरी ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को दूसरा मेडिकल बोर्ड गठित किया। तो 11 दिसंबर वाले ने 17 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट दे दी, और उन्होंने कहा कि गंभीर आघातजन मस्तिष्क क्षति है, गैर प्रगतिशील जो इनकी गैर प्रगतिशील मस्तिष्क हानि हुई है, और उनके जीवन
मतलब उसने जो बोर्ड से उन्होंने क्या कहा था कि इनकी जो हुआ है वो गैर प्रगतिशील मस्तिष्क हानि हुई है और जीवित रहने के लिए चिकित्सकीय सहायता, पोषण और जलयोजन आवश्यक तो है, किंतु इससे उनकी मूल मस्तिष्क स्थिति में सुधार संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इस आधार पर न्यायालय ने गरिमा, आत्मनिर्णय और व्यक्तिगत स्वायत्तता, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और निजता, प्राइवेसी के मामले में विचार विमर्श पर केंद्र में रखा और फिर उसके बाद मतलब इसके आधार पर उन्होंने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार उनको दे दिया। तो ये इसमें चीज़ें क्या क्या याद रखनी है? एक तो हमें याद रखना है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, ये हमसे पूछ सकता है कभी। आर्टिकल 21 क्या है, ये हमारे बारे में पूछ सकता है। दूसरा, जीवन रक्षा प्रणाली क्या होती हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और तीसरी चीज़ हमें ये रखना है कि अनुच्छेद 21 क्या है और मेडिकल बोर्ड क्या होते हैं, मेडिकल चिकित्सकीय बोर्ड, कितने बोर्ड गठित किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर कोई PCS लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, या फिर अब तो कोई भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अब तो कुछ डिसाइड करना बड़ा कठिन हो गया है, तो इस चीज़ को लेके इन्होंने ये बात की थी। तो ये चीज़ें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। आर्टिकल 21 क्या है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, जीवन रक्षा प्रणाली क्या है और मेडिकल बोर्ड का निर्णय क्या होते हैं। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें इतने बड़े आर्टिकल्स में और कुछ नहीं, ये यहाँ से पूरा शुरू होता है। अगर आप पढ़ना चाहो तो एक और वीडियो रोक के पढ़ सकते हो इसको। मैं आपको यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ तक चलेगा। कैमरा हिल गया भैया, रुक जा तू, ठीक है। फिर आप एक सेकंड, आप यहाँ से पढ़ेंगे, आ रहा है ना सही से प्रॉपर? हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे, वीडियो रोक के पढ़ लेना। और हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको, आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ ही आप थोड़ा सा इसमें और दे रखा है आगे, आपको ये भी पढ़ लेना है अगर आपको पढ़ने का मन करे तो। नहीं तो जिनके पास बुक्स है तो वो इस बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो ये बुक्स लेकर आए हैं तो इसके आधार पर हम सब लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट खबर है उत्तर प्रदेश के लिए, खास करके जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट खबर है कि उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकसित योजना, मतलब उत्तर प्रदेश प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट योजना या फिर उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 की स्वीकृति मिल गई है। 2025 में ये योजना आई थी, लेकिन इसकी मतलब इसकी स्वीकृति मतलब कंप्लीट हो चुकी है। तो ये क्या थी, मार्च 2026 में इस योजना को स्वीकृति मिल गई है। लेकिन ये योजना कब की है, तो ये योजना शुरू कब से हो रही है, तो ये मार्च 2026 से। लेकिन ये योजना थी कब की, तो 2025 की योजना थी। एक तो इसमें यही चीज़ें याद रखनी है। इसमें आर्टिकल पढ़ते हैं कि प्रस्ताव प्रदान किया बिजनेस पार्कों को में वैश्विक निगमों हेतु, मतलब ग्लोबली जो कॉरपोरेट कार्य हेतु, मतलब उनके क्या कार्यालय ऑफिस हो सकते हैं, उनके अनुसंधान एवं विकास केंद्र, उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर हो सकते हैं, उनका वैश्विक क्षमता केंद्र, उनका ग्लोबल लिमिट सेंटर और संचालन केंद्र की स्थापना के लिए संचालन हेतु तैयार रेडी टू ऑपरेट एंड प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो सेवा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विस्तार को प्रोत्साहित करेगी। किसमें, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत तेज़ी से विस्तार करेगी। उत्तर प्रदेश में ये बिजनेस पार्क क्यों विकसित करेगा, इसके बारे में थोड़ा और आगे देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस पार्क नवाचार आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेंगे, जो नॉलेज बेस्ड उद्योगों को आकर्षित करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बढ़ावा देंगे, रिसर्च क्षमताओं में वृद्धि करेंगे और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्या किया है कि इसकी अवस्थापना वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं क्षमता को प्रोत्साहित करने हेतु योजना को डिज़ाइन, कौन सी योजना को, ये निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं ट्रांसफ़र मॉड्यूल के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक बिजनेस पार्क में, इसमें और इम्पोर्टेंट इसकी टाइम लिमिट क्या कर दी है कि 45 वर्ष की रियायत अनुबंध अवधि पर विकसित किया जाएगा, और इसके अतिरिक्त 45 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये जो पार्क डेवलप किया जाएगा ये 90 वर्षों के लिए रहेगा।
इसके बाद जो विकसित की गई संपत्ति है, जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, वो उत्तर प्रदेश सरकार को वापस हो जाएगा, मतलब अपना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रत्येक पार्क के क्रियान्वयन को। इसमें ना अब ये जो पार्क विकसित किएंगे वो स्टेज वाइज विकसित होंगे। पहली स्टेज में 1 एकड़ तक की परियोजना, मतलब 1 एकड़ में होगा। फिर अगली सेकंड में पहली स्टेज में 10 एकड़ होगा, दूसरी स्टेज में 10 से 15 एकड़ होगा, तीसरे स्टेज में 15 एकड़ से ऊपर के लिए होगा। तो उत्तर प्रदेश की वे सरकारी एजेंसियां जिनके पास भूमि है, इस योजना को अपनाकर बिजनेस पार्क को विकास की प्रक्रिया में शुरू करेंगी। अब आगे हम विद्यार्थी, हमें क्या चीज़ इसके लिए याद रखनी है। तो पहली तो यही रखनी है कि निजी बिजनेस पार्क योजना 2025 कब से शुरू की गई है या इसको स्वीकृति कब मिली है, तो ये 2026 में मिली है। तो अब आप इसको बोलेंगे कि निजी विकास परियोजना 2026 से शुरू हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है। और क्या इसका मेन उद्देश्य है कि रेडी टू ऑपरेट। जैसे आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हो, जैसे मेरे को लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, तो अब गाड़ी ऐसा होगा कि गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे उसकी बैटरी है, टायर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें वहीं पे विकसित हो गई। एक वहाँ पे टायर विकसित हो रहा है, एक जगह उसकी बैटरी विकसित हो रही है, एक जगह उसकी सीटें बननी है और एक जगह उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। और सारी चीज़ें वो सब चीज़ें मिलके और अपना अपना वो क्या कर रहे हैं, एक जगह ही वो कोऑपरेट हुआ, वहाँ पे कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होके मतलब वो कह रहा है कि रेडी टू ऑपरेट, मतलब बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मिलके मतलब जो उनके सेंटर खोले जाएंगे, उन पर वहाँ पर रिसर्च सेंटर होंगे, उनके ऑफिस उस पार्क में ही होंगे। वो क्या होगा, जैसे सपोज बाई दैट कि मुझे क्या काम करना है, मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ करना है, जैसे मुझे खेती से चीज़ चाहिए, तो मुझे वहाँ पे ट्रैक्टर की एजेंसी भी मिलेगी। वहाँ पर मुझे खेत करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, थ्रेसर है, प्लोइंग मशीन है, कल्टीवेटर है और सीड मशीन है, हार्वेस्टर है, ये सारी चीज़ें इनके ऑफिस, इनके रिसर्च सेंटर वो पार्क में ही विकसित मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल तैयार रेडी टू ऑपरेट रहेगा। इसीलिए मतलब इसका ये है कि व्यक्ति को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाए। जैसे कि टाकीज होते हैं, जगह जगह मार्केट में होती हैं, जो विकसित होती हैं, उसी के बेस पे थोड़ी सी आगे जाके थोड़ा लार्ज स्केल पे ये चीज़ें शुरू की हैं। तो आपको याद रखना है कि निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2026 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। अगला आर्टिकल है हमारा कि ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया है। आप एक दो चीज़ें याद रखनी है अभी शुरू में कि ज्ञान भारतम और राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ, ये तो बात से ही पता चल रहा है। इसको शुरू किसने किया है, तो इसकी शुरुआत की है संस्कृति मंत्रालय ने। इसमें कौन शुरू हो रहा है, इसका शुभारंभ किसने किया है, संस्कृति मंत्रालय ने। ज्ञान भारतम पहल के अंतर्गत वो कह रहा है कि जो हमारी पांडुलिपि हैं उनका सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है देश में स्थित पांडुलिपियों का पहचान करना, उनका दस्तावेजीकरण करना और फिर उनका क्या करना है, उनका आपको मतलब उनका मानचित्रण करना और उनकी व्यवस्थित संरक्षण, अनुसंधान और डिजिटलीकरण पर आधारशिला रखना है। मतलब उनका क्या होगा, आपको उनको जैसे जहाँ भी है, जैसे कहीं मंदिर में है, कहीं और जगह पे है, कहीं ऐसे लाइब्रेरी में है, या दस्तावेज जो होते हैं जहाँ पे अभिलेखागार होते हैं, तो उनका क्या करना है, उनका संरक्षण करना है, उन पे अनुसंधान करना है किससे रिलेटेड है, और फिर उनको डिजिटली करना है उनका। अब क्या है, हम उनको डिजिटल रूप में PDF फॉर्मेट में इन सब चीज़ों में उसको देखना है। तो इसके ऊपर बात करिए। इससे पहले ये शुरू किसने किया, तो ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मतलब जो पांडुलिपि हैं उनको व्यवस्थित करना है, उनका संरक्षण करना, उनका अनुसंधान करना और उनका डिजिटलीकरण करना। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक दो चीज़ और दे रखी है, वो है इसमें कि वो कह रहा है इसका जो सर्वेक्षण है इसके माध्यम से संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य जिले और राज्यों में, एक मिनट रुकना भैया, जिले और राज्यों में जो पांडुलिपि भंडारण है उनको जियो टैग राष्ट्रीय सूची में तैयार करना है। फिर ठीक, अगला क्या है कि पांडुलिपि को आधिकारिक रूप से कम 25, अब जैसे कुछ तो है नहीं कि सारे दस्तावेज रख लेंगे, कम से कम वो 75 वर्ष पुरानी हस्तलिखित रचना माना गया है, जो ताड़पत्र पर हो सकती है, भोजपत्र पर हो सकती है, कपड़े पर लिखित हो सकती है, कागज़ पर हो सकती है, धातु जैसी सामग्रियों पर लिखी हुई हो सकती है। ये प्रयास क्या है, ये प्रयास एक राष्ट्रीय पांडुलिपि उपस्थित मानचित्र के निर्माण में सहायक होगा, जिससे व्यवस्थित सूचीकरण मतलब उनकी एक लिस्ट बन जाएगी
उसका संरक्षण योजना होगी और दीर्घकालिक मतलब लंबे टाइम तक उसका अनुसंधान संभव हो सकेगा। मिशन के अंतर्गत नियुक्त अधिकृत सर्वेक्षण और पांडुलिपि के संरक्षक, जैसे परिवार है, किसी परिवार के पास हो सकती है ये 75 साल पुरानी, किसी विद्वान के पास हो सकती है, मंदिर और संस्थाओं में हो सकती हैं। साथ ही वे व्यक्ति जिन्होंने अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी में पांडुलिपि संग्रहण की जानकारी है, पांडुलिपि के संबंध में सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। ये लोग इसमें सूचनाएं दे सकते हैं। इसमें क्या है, कैसे काम करेगी ये ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण ये 4 स्तरीय मतलब 4 स्टेज ढांचे के माध्यम से संचालित किया जाएगा। पहले स्टेज में क्या होगा, डिजिटल मंच पर प्रस्तुत सूचनाओं के माध्यम से जो पांडुलिपियों और उनके स्थानों की पहचान होगी पहले, जिससे एक राष्ट्रीय पांडुलिपि उपस्थित मानचित्र का निर्माण होगा। फिर क्या होगा, दूसरे पे उनके विशेषज्ञ और जो अथॉरिटी हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। तीसरे स्टेज पे क्या होगा, उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनके विषय की पहचान की जाएगी। और चौथी स्टेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होगा, उनकी गुणवत्ता वाले डिजिटीकरण पर केंद्रित है और वो बहुत लंबे टाइम तक उनका कंजर्वेशन और उन पर रिसर्च संभव हो सके। ये चीज़ है। ज्ञान भारतम पहल क्या है, एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें AI को मतलब AI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। तो आप ना इसमें से 3-4 चीज़ें याद रखनी है। अब ये पूरा आर्टिकल मैंने समझा दिया, अब आपको इसमें से चीज़ें क्या याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले तो क्या है, ये ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण क्या है, तो एक राष्ट्रीय मिशन है। इसकी शुरुआत किसने की है, तो इसको शुरू किसने किया है, तो इसका शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है, संस्कृति मंत्रालय ने। इसके अलावा इसके बारे में इसकी और क्या क्या विशेषताएं, ये डिजिटली मतलब इसका काम है कि उनका मानचित्रण करना, उनका संरक्षण करना, उनका अनुसंधान करना और ये डिजिटली करना इस मिशन का उद्देश्य है। और क्या है इसमें कहाँ कहाँ से लिया जाएगा, तो इसकी एक विशेषता और है कि ये 75 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। कितनी, 75 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। अगर 75 वर्ष पुराने कागज़ पे लिखे हो सकते हैं, ताड़पत्र पे लिखे हो सकते हैं, भोजपत्र पे लिखे हो सकते हैं, या फिर वो कपड़े पे या धातु पे भी लिखे हो सकते हैं। बस इसका यही चीज़ याद रखनी है। 4 चीज़ें तो याद रखनी है। राष्ट्रीय मिशन है, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है, 75 वर्ष पुराना होना चाहिए, और इसका उद्देश्य है कि ये मतलब हमारा इसका सर्वेक्षण करना है, उसका अनुसंधान उन पे करना है और उसका डिजिटलीकरण करना है। इससे हम हमारी राष्ट्रीय संस्कृति को गौरवान्वित महसूस कर सकें, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी हमारे पास कितना लिटरेचर रखा हुआ है। और एक बात बताऊं भाई, हमारे पास भारत के मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लिटरेचर हमारे ही पास है और बहुत अच्छा लिटरेचर है। तो ये बात आपको याद रखनी है ज्ञान भारतम राष्ट्रीय मिशन के बारे में। ठीक है, 4 ही बातें याद रखनी है ये बस। अगली चीज़ आ जाती है जल जीवन मिशन 2.0। जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में बात करते हैं। ये आया है, शुरू किया है। कब शुरू किया है जल जीवन मिशन, मतलब मार्च 2026 को इसको मंजूरी दे दी है 2.0। तो जल जीवन मिशन के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या हुआ था, ये 2019 में केंद्र सरकार ने शुरू की हुई एक योजना थी, केंद्र सरकार की योजना थी। इस दिशा में सुजलम भारत के नाम से एक इंटीग्रेटेड राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत हर गांव को शुद्ध जल और जल सेवा क्षेत्र के ID आवंटित की जाएगी। इसमें क्या होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जल अर्पण पहल के माध्यम से ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छ समिति की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित की जाएगी। देखो, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। ये जल जीवन 2.0 जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में बताया। तो 2 चीज़ें याद रखनी है इसमें बस, और इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें याद रखनी। पहले तो जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था, तो जल जीवन मिशन शुरू हुआ था 2019 में। ये 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा, और इसका जो लक्ष्य था वो 2024 तक था, लेकिन वो 2024 में कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसको फिर दोबारा से केंद्र सरकार ने 10 मार्च 2026 से आगे बढ़ा दिया है। अब ये 10 मार्च 2026 से 2028 तक, दिसंबर 2028 तक कर दिया गया है जल जीवन। तो अब जो पूछेगा जल जीवन मिशन पूछा जाए कब शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2019 में, लेकिन ये कब तक रहा था, ये था 2024 तक। दोबारा से जल जीवन मिशन 2024 में वो ख़त्म हो गया। फिर जल जीवन मिशन दोबारा 2.0 शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है तुम्हारी की क्या कहते हैं 10 मार्च 2026 से। ये आपका ये चलेगा हमारा दिसंबर 2028 तक। तो जल जीवन 1.0 हो गया हमारा 19 से 24 तक।
अब हमारा जल जीवन मिशन 2.0 हो गया हमारा मार्च 2026 से दिसंबर 2028 तक। इसमें सिर्फ इतना ही चीज़ें याद रखनी है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत को हर जल घर घोषित किया जाएगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर के लिए, व्यक्ति नहीं सॉरी, प्रत्येक घर के लिए जल में उपलब्ध कराया जाएगा। हर घर में जल होना चाहिए, एक टंकी के द्वारा नल होगा, जो भी व्यवस्था करी जाएगी, जैसे एक बड़ा सा टैंक रखवा टंकी बनवा दी जाती है गाँवों में, ग्राम पंचायतों में, और फिर उससे हर घर तक पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें केवल आपको दो चीज़ें याद रखनी है, 2.0 हुआ कब शुरू हुआ था और 1.0 कब शुरू हुआ था। बस इसका उद्देश्य क्या है ये याद रख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा होगा तो फिर फालतू में रामायण पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका मन करे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आप पढ़ सकते हो। बाकी यही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, और कुछ नहीं है। एक पेज का पूरा आर्टिकल है, देखो ये है, वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये इसीलिए है कि आपको वो चीज़ें एज ए स्टूडेंट वो चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। महारत दिखानी नहीं है, हम कितने विद्वान हैं, हमारा एग्ज़ाम निकलना चाहिए, या जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है उसका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, बस यही है। मैं इतनी चीज़ें पढ़ने से मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। तो अब अगली खबर है, हमारा अगला आर्टिकल है कि भारत की आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार शुरू हुई है। भारत में एक रणनीति शुरू की है, उसका नाम है प्रहार। तो ये आर्टिकल है, मैं इसको शुरू करता हूँ। गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार को सार्वजनिक किया है। गृह मंत्रालय ने ये पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति प्रस्तुत की है, इसका उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद, ड्रोन आधारित हमले, साइबर सक्षम खतरे और संगठित आपराधिक नेटवर्क जैसे जटिल एवं विकसित हो रहे सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक संरचित राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करना है। इसमें सरकार के आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता, मतलब आतंकवाद के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण को दोहराया गया है। तो प्रहार के बारे में याद रखना है, प्रहार क्या है। तो ये हमारी डिफेंस से रिलेटेड एक मतलब रक्षा से संबंधित एक रणनीति है, नीति है हमारी। इसको किसने शुरू किया है, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। दो चीज़ें याद रखनी, प्रहार क्या है, डिफेंस से रिलेटेड है, किसने शुरू किया है, गृह मंत्रालय। अगली चीज़ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आतंकवाद को रोकना है। अब इसकी प्रहार की फुल फॉर्म क्या है, तो हमें तीसरी चीज़ और ये याद रखनी है कि प्रहार की फुल फॉर्म क्या है। हमारे गृह मंत्री आपको शायद सबको पता ही होगा, सबसे डेंजर व्यक्ति अमित शाह जी हैं। इसका प्रहार की फुल फॉर्म है, पहली है कि भारतीय नागरिकों और हितों की सुरक्षा के लिए आतंकवादी हमले की रोकथाम करना है। तो पहला हो गया प्रिवेंशन हो गया। दूसरा है खतरे के अनुरूप त्वरित और अनुपातिक प्रतिक्रिया। तो इसके लिए क्या होगा, जो खतरे आ रहे हैं या उसके जो भी आ रहा है उसके लिए हमें रेस्पॉन्स, जो खतरे हैं उसके लिए हमें रेस्पॉन्स देना है। फिर है संपूर्ण सरकार, होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण के तहत आंतरिक क्षमता का एकीकरण, एग्रीगेटिंग करनी है हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, अगला है कि खतरों के निवारण हेतु मानवाधिकारों और विविध विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ पर आधारित प्रक्रिया। जो हमारी प्रक्रिया होंगी उनमें ह्यूमन राइट्स का बहुत ध्यान रखना होगा हमें। अगली प्रक्रिया है हमारी कि जो कट्टरपंथ सहित आतंकवाद को सक्षम बनाने वाली परिस्थितियों का समन्वय, जो एक्ट्रीमिस्ट हैं उसका एंटीनेटिंग करनी है हमें, एट्यूटिंग करनी है हमको। अगला है कि आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ समन्वय और उन्हें दिशा देना है। मतलब आतंकवाद से निपटने के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं उनके साथ हमें कोऑर्डिनेशन करना है, अलाइनिंग करना है और उनके साथ उनको दिशा देना है। और फिर अगला है कि संपूर्ण समाज, होल ऑफ सोसाइटी के दृष्टिकोण के माध्यम से पुनर्प्राप्ति, रिकवरी और लचीलापन, रेजिस्टेंस। तो प्रहार का मतलब होता है पहला हो गया P फॉर प्रिवेंशन, R फॉर हो गया रिस्पॉन्स, A फॉर हो गया एग्रीगेट, H फॉर मीन्स ह्यूमन राइट्स, फिर A मीन्स अटेनिंग, दूसरा है अलाइनिंग और चौथा है हमारा लास्ट है वो है R फॉर है रेजिलेंस या फिर रिकवरी। तो प्रहार हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। प्रहार की फुल फॉर्म अगर आप याद रखना चाहो तो कर सकते हो, ये ऐसा तो नहीं है, कहीं पूछ सकता है स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स में या फिर UPSC वगैरह में पूछ सकता है। और इसके अलावा इसका प्रहार का उद्देश्य क्या है
किसने शुरू किया है। बस 3 चीज़ें मतलब इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ है, किसने शुरू किया है, गृह मंत्रालय ने शुरू किया है, और उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो ये चीज़ें आज के आर्टिकल में इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल से हमारा प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार, इसका नाम है पीएम राहत योजना। इस योजना का नाम है पीएम राहत योजना है। इसमें आर्टिकल में क्या दिया है कि भारत में सड़क दुर्घटना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। सरकार के अनुसार सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती 1 घंटा यानी गोल्डन आवर, शुरुआती जो जैसे एक्सीडेंट हुआ उसका जो शुरुआती घंटा होता है उसको बोलते हैं हम गोल्डन आवर। तो वो कह रहा है कि अगर गोल्डन आवर है उसमें जीवन बचाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि पीड़ित को इसी अवधि में मतलब गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो ऐसी लगभग 50% मौतें रोकी जा सकती हैं। इसी पृष्ठभूमि के में केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना लागू की है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी 2026 को किया था। इसे 19 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं उपचार सुनिश्चित उपचार, इसका नाम है पीएम राहत योजना नाम दिया है। तो अब ये योजना है पीएम राहत योजना है, केंद्र सरकार ने शुरू की है। किस लिए शुरू किया है कि जो व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो हमारे यहाँ दुर्घटना होती है तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस आने में घंटों लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो स्टार्टिंग का 1 घंटा होता है, अगर व्यक्ति को उस 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाए तो जो अभी हमारे यहाँ 100 व्यक्ति मर रहे हैं वो व्यक्ति, उनमें से 50 ही व्यक्ति की मृत्यु होगी। 50 व्यक्तियों को हम जीवित रखने में सक्षम हो पाएंगे। इसमें ये तो एक तो हमें याद रखनी है पीएम राहत योजना। इसके अंतर्गत और क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति की इसमें कोई किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो पीएम राहत योजना के अंदर आप क्या करेंगे, अप्लाई करोगे, जिसके अंदर प्रत्येक पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपीज़ का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पीएम राहत योजना के अपने आप को रजिस्टर कराएगा और उसको 1.5 लाख रुपये तक की राहत प्रदान की जाएगी। और दुर्घटना की जो तिथि है वो अधिकतम 7 दिन की अवधि तक लागू होता है, मतलब 7 दिन के अंदर आपको इसमें रजिस्टर कराना होता है। इसके बाद सभी प्रकार की और ये जो मतलब ये योजना है वो सभी प्रकार की सड़कों पे लागू होता है। ये नहीं कि हाईवे पे होना चाहिए, नेशनल हाईवे पे होना चाहिए, एक्सवे पे होना चाहिए, स्टेट हाईवे पे होना चाहिए, लोकल सड़कों पे होना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी सड़क पर अगर दुर्घटना होती है तो उसको 1.5 लाख रुपये का 1.5 लाख रुपीज़ का राहत कवर उपचार प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या है कि जो इसमें ये कहा है कि ये योजना ना 112 में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली की एक एकीकृत से उससे जुड़ी हुई है। जो योजना है पीएम राहत योजना है वो हमारी 112 है जो योजना है, उसका आपातकालीन प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स प्रणाली ERSS से इंटीग्रेटेड है। और उसमें कहा गया है कि अगर इसके माध्यम से पीड़ित या सद्भावना से सहायता करने वाले व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अगर उसको सहायता करेगा सड़क दुर्घटना होने पे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, उसको हम राहवीर नाम बोलेंगे। तो अब पीएम सड़क दुर्घटना योजना का नाम रख दिया है पीएम राहत योजना। इसमें व्यक्ति को 1.5 लाख, अगर उसका किसी भी सड़क दुर्घटना में अगर उसकी मृत्यु हो, मतलब सड़क में एक्सीडेंट होता है तो उसको 1.5 लाख रुपीज़ का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा। अगर 7 दिनों के अंदर आपने इसको अपने आप को रजिस्टर कर दिया। और इसमें क्या होगा, आपको इसमें जो व्यक्ति उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, मतलब जो भी एक्सीडेंट हुआ है जिसका, अगर उस व्यक्ति को आप जो भी व्यक्ति वहाँ ले जाएगा वो हॉस्पिटल ले जाएगा या फिर उसको हॉस्पिटल 112 बुला के देगा तो उसको हम राहवीर का नाम देंगे। तो पीएम राहत योजना में एक तो यही हुआ, ये शुरू कब हुई है, तो ये फरवरी 2026 से शुरू हुई है। इसका किसने, केंद्र सरकार ने शुरू किया है। और इसके अंदर क्या किया जा रहा है, इसमें एक तो उसको 1.5 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। तीसरा है कि 112 पे आप इंटीग्रेटेड P112 से ये इंटीग्रेटेड है, अगर आप 112 को बुलाओगे तो वो ऑटोमेटिक आप रजिस्टर हो जाओगे। और दूसरी एक बात और याद है रखना कि अगर कोई व्यक्ति इसमें सहायता करता है, किसी की दुर्घटना हो जाती है और उसमें अगर वो सहायता करता है तो उसका नाम राहवीर रखा जाएगा। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में इतना ही है। ये हर आर्टिकल में 3 से 4 चीज़ें होती हैं। अब देखो इसमें इतना पढ़ने को था, आप ये पढ़ो पूरा, आप ये पढ़ोगे पूरा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये पीएम राहत योजना, नाम क्या है पीएम राहत योजना, केंद्र सरकार की कब से शुरू हुई है, ये मतलब इसकी स्टार्टिंग बताइए 19 फरवरी 2026 से शुरू हुई है। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की अगर दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो जाती है किसी प्रकार की, तो अगर उसने 7 दिनों के अंदर अपने आप को रजिस्टर किया है तो उसका 1.5 लाख रुपीज़ का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा।
और इसके लिए क्या होता है, व्यक्ति की मतलब जो 112 से जो हमारी एम्बुलेंस का नंबर होता है या दुर्घटना के लिए जो बुलाई जाती है एम्बुलेंस, उससे ये इंटीग्रेटेड है। और जो व्यक्ति उसको राहत प्रदान करेगा उसको राहवीर, तो पीएम राहत योजना, पीएम राहत योजना में जो हेल्प करेगा वो राहवीर है। इसकी स्टार्टिंग हुई कब करिए, 2026 में। इसमें कितने रुपीज़ की राहत मतलब उपचार कवर प्रदान किया जाएगा, तो 1.5 लाख का, बस ख़त्म कहानी। इससे ज़्यादा और क्या करना है, कुछ नहीं। तो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं, इतनी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा ये वो, और कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें इसमें दे रखी हैं, जो मतलब फालतू तो नहीं कहेंगे, जो लोगों को पढ़ना होता है या जैसे रिवाइज होता रहता है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही, अभी हमें इतना ही पढ़ना है। क्योंकि अब हम जिसने जो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो फिर वो इसकी धाराएँ कैसे समझेगा। तो आप सबके लिए इतना ही है आज के लिए। ये 5-7 आर्टिकल्स हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को इतना ही 40 मिनट का रखने का। आर्टिकल्स तो बढ़ाने मुश्किल हो जाएंगे, बट अगर कोई आर्टिकल छोटे छोटे होंगे तो वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखने के लिए, आपकी जो वीडियो पूरी कंप्लीट करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और हमारी मेहनत में कुछ कमी लग रही है, कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर हमें सुझाव देना। वैसे तो हम लोगों ने जो, मैं किसी को शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर किसी को शेयर करूँगा तो आपको बताऊँगा। अगर आपको लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मेरे को ज़रूर बताना, आई विल इम्प्रूव इट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।